नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आज आपके लिए लाई हूं सवाल पब्लिक का स्पेशल एडिशन, जिसमें हम देखने वाले हैं देश का मूड क्या है, कौन कहां जा रहा है, किसका मन किस तरफ झुकाव रख रहा है। राज्यों के चुनाव के बाद हिंदी बेल्ट में बीजेपी की जीत और दक्षिण में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पूरे देश का सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2024 में किसकी सरकार बन रही है। क्या नरेंद्र मोदी फैक्टर 10 साल बाद भी इतना पावरफुल है कि विपक्ष का कोई दाव उनके सामने नहीं टिक रहा? क्या नरेंद्र मोदी की बीजेपी ने राज्यों के सीएम चेहरों को तय करने में जो सरप्राइज दिया है, क्या उसी तरह 2024 के चुनाव के नतीजे भी विपक्ष को चौंकाने वाले हैं? पब्लिक के इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए मैं आज टाइम्स नाउ नवभारत के लिए ईटीजी रिसर्च का सर्वे आपके सामने लेकर आई हूं। देखिए, देश का विश्वास किसके साथ। सबसे बड़ा ओपिनियन पोल आज सवाल पब्लिक का शो पर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सैंपल साइज बता दूं, क्योंकि किसी भी सर्वे में कितने लोगों से पूछा गया और कितने लोगों का रुझान देखा गया, ये बहुत जरूरी होता है। तो आज बता दूं, लगभग 1.5 लाख यानी 1,47,231 लोगों से हमने पूछा कि उनका झुकाव किस तरफ है। आंकड़े सभी लोकसभा सीटों से सर्वे का तरीका 80% फील्ड से और 20% सिर्फ टेलीफोन पर। और ये सर्वे इतना बड़ा सैंपल साइज और 80% फील्ड से सर्वे किया हुआ, क्या हमारे सामने चुनाव के नतीजे बताने वाला है? अगर चुनाव आज की डेट में हो, आज इसका खुलासा हम आपके सामने करेंगे। और आज मेरे साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं हमारे मेहमान। मेरे साथ स्टूडियो में शहजाद पूनावाला जी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे दाहिने तरफ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, जो नंबर्स, जाति जनगणना और देश के मूड सभी को बहुत नजदीकी से देखते हैं। मेरे साथ बाहर से जुड़ रहे हैं डॉक्टर वरुण पुरोहित, कांग्रेस के नेता हैं। सबा नकवी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरी सहयोगी रह चुकी हैं। डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तौसीफ खान पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लेकिन टीएमसी तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं स्क्रीन पर पहला वो राज्य जिसके नंबर हम लेने वाले हैं, और राजस्थान के नंबर आपके स्क्रीन पर आने वाले हैं। राजस्थान के अगर नंबर देखे जाएं तो राजस्थान में अगर आज चुनाव हो तो एनडीए को 24 से 25 सीटें मिलने का अनुमान है, कांग्रेस को 0 से 1, अन्य को 0। यानी कि पिछले 2 चुनावों की तरह इस बार भी बीजेपी 24 से 25 राजस्थान में पा सकती है। और इसके आगे अगर चलें तो वोट परसेंटेज क्या रहेगी? 55% एनडीए के लिए और इंडिया अलायंस के लिए 36%, अन्य के लिए 9। तो ये है राजस्थान के नंबर आपकी स्क्रीन पर, जहां 24 से 25 सीटें मिलने का अनुमान बीजेपी का है। अब इसके बाद छत्तीसगढ़ में जाएं, जहां अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं। 10 से 11 सीटें छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी पा सकती है और इंडिया गठबंधन को 0 से 1 यानी कि कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ का वोट परसेंटेज अगर देखें तो 51% बीजेपी, 44% कांग्रेस, अन्य 5%। तो ये 2 राज्य आपके सामने स्क्रीन पर हमने दिखाए हैं। अब तेलंगाना, जहां अभी चुनाव हुए हैं, इनमें देखा जाए तो बीआरएस 3 से 5 सीट, एनडीए 3 से 5, इंडिया अलायंस यानी ज्यादातर कांग्रेस पार्टी अगर देखें तो ये 8 से 10 सीटें पा सकती हैं, अन्य 0 से 1। यानी कि एनडीए को 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है तेलंगाना में। वोट परसेंटेज देखें तो शायद एनडीए को इस वोट परसेंटेज से कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगी, क्योंकि एनडीए को 24%, बीआरएस को 32%, इंडिया अलायंस यानी ज्यादातर इसमें कांग्रेस पार्टी के वोट होंगे 37%, अन्य को 7%।
और इसके बाद हम जो उत्तर में कुछ राज्य हैं जहां थोड़ी सीटें हैं, हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं, यहां 3 से 4 एनडीए को मिलने की उम्मीद है। हरियाणा में देखिए 10 सीटें हैं, वहां पर एनडीए को 8 से 10, और हरियाणा और हिमाचल अगर एक साथ देख लें तो हिमाचल में 0 से 1 कांग्रेस को और हरियाणा में 0 से 2 कांग्रेस पार्टी को। तो ये हरियाणा के नंबर भी और हिमाचल के नंबर आपकी सीट पर। पंजाब चले, उत्तर का राज्य है, 13 सीटें आती हैं इस राज्य से। एनडीए 3 से 5, कांग्रेस पार्टी 6 से 10, इसमें मिला लीजिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर 6 से 10, शिरोमणि अकाली दल 1 से 2। तो ये पंजाब की सीटें आपकी स्क्रीन पर। यहां पर अगर वोट परसेंट देखें तो जरूर इंडिया अलायंस को फायदा हो रहा है, क्योंकि 54% वोट जो है वो इंडिया अलायंस का है, एनडीए का 21%, शिरोमणि अकाली दल का 23%। लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं भी कि नहीं, इस पर अभी मीटिंग होना बाकी है। और अभी तक कांग्रेस की जो स्टेट यूनिट है वो आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर नहीं लड़ना चाहती। तो सबसे पहले इन राज्यों में जो हमने देखा, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं शहजाद पूनावाला, अगर पंजाब देख लें, अगर हम हरियाणा हिमाचल देख लें, तेलंगाना देख लें और छत्तीसगढ़ राजस्थान, इतने राज्य हमने देखे हैं, बीजेपी जरूर एडवांटेज में है, लेकिन तेलंगाना में आप पीछे रहेंगे, साउथ में पीछे रहने का अनुमान भी है। और दूसरी तरफ पंजाब जैसे राज्यों में अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात बनती है, क्योंकि इसमें बड़ा सा एक अगर है, तो कहीं बीजेपी एनडीए को दिक्कत आ सकती है। देखिए, मैं इस अनुमान से इसलिए इत्तेफाक नहीं रखता क्योंकि आपने बताया है कि 2019 की तुलना में तेलंगाना में हमारा वोट शेयर बढ़ रहा है। आज की तारीख में भी अगर सबसे ज्यादा सांसद किसी पार्टी के दक्षिण भारत से है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही है। और अगर तेलंगाना में हमारा वोट शेयर जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में बढ़ा है और अब लोकसभा में भी बढ़ता है, तो निश्चित रूप से जो 4 सीटें हमारी ऑलरेडी आ चुकी है 2019 में, उससे कहीं ज्यादा आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद वहां पर है। दूसरी बात, जहां तक पंजाब की बात है, तो पंजाब में एक ऐसी पार्टी जो हमेशा से सेकंड रंग के नाम पे चुनाव लड़ती थी, आज पहली बार हमने वहां पर एक बड़े भूमिका में चुनाव लड़ने की कोशिश की है। हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं और वहां पर हम अपने विस्तार के स्टेज में हैं। वहां पर भी यदि 3 से 5 सीटें आती है और उस परिप्रेक्ष्य में जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लगातार तनातनी चल रही है कि हम 13 की 13 सीटें हमें लड़ना है, वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ है, तो वहां पर कोई इनका गठबंधन तो नजर नहीं आता। तो मुझे लगता है कि 2 चीजें स्पष्ट है कि कौन जो ट्रेडिशनल एरियाज नहीं है भारतीय जनता पार्टी के, वहां पर भी हमारी ग्रोथ है, और जो हमारे ट्रेडिशनल एरियाज है जहां पर 2019 में भी हमने स्वीप किया था, वहां पर भी कोई भी हमें नहीं हिला पा रहा है। और खास करके विधानसभा चुनाव के बाद, अर्थात राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में, तो मुझे लगता है संकेत साफ है। पहले टीना होता था, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, अब टीना नहीं, अब नीता है। नरेंद्र इज द ऑल्टरनेटिव। ये नरेंद्र इज द ऑल्टरनेटिव क्यों होता है, टीना से नीता क्यों आए हैं? अब देखिए, किसी के बहू की नाम नहीं बता रहा हूं मैं, टीना से नीता ये फैक्टर है। ये फैक्टर इसलिए आता है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी की राजनीति आज प्रो इनकम्बेंसी की राजनीति बनी है। राजनीति के शब्दकोश में हर्षवर्धन त्रिपाठी ने 2014 से पहले एंटी इनकम्बेंसी बोला था। अब प्रो इनकम्बेंसी बोलने की मजबूरी इसलिए हुई है क्योंकि चाहे वो केंद्र के चुनाव हो, गुजरात हो, गोवा हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, या चाहे मध्य प्रदेश हो, वहां पर सरकारें मोदी की गारंटी पर रिपीट होती है, सुशासन की नीति पर रिपीट होती है, सरकार की डिलीवरी पर नीति रिपीट होती है, और उसी का आपको एक झलक इन चुनावों में भी दिखाई दे रहा है। डॉक्टर पुरोहित, इन राज्यों में अभी तक जो एनडीए का परफॉर्मेंस है उसमें बहुत ज्यादा मैजिक नहीं नजर आ रहा। अगर मैजिक होगा तो वो पंजाब में, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो साथ चुनाव लड़े तो 54% का वोट हो सकता है। अब ये तो बात हुई अगर मैजिक हो गया तो, लेकिन मैजिक होने की कितनी उम्मीद है कांग्रेस पार्टी को, इस पर तो अभी चर्चा चल रही है। यानी कि मैथमेटिक्स के लिए केमिस्ट्री क्या साथ आ पाएगी? लेकिन नाविका जी, मैथमेटिक्स के लिए केमिस्ट्री भी साथ आएगी, फिजिक्स भी साथ आएगी।
ये आप देखिएगा, जो तीन राज्यों, हिंदी पट्टी के 3 राज्यों की हम बार बार बात कर रहे हैं कि कांग्रेस का डिबेकल हुआ है। देखिए, राजस्थान की बात मैंने पहले भी की, राजस्थान की 70 सीटें आई हैं। अगर मोदी मैजिक चल रहा होता पूर्ण रूप से तो 70 सीटें भी नहीं आती, 10-20 सीट पे पहुंच जाती कांग्रेस पार्टी। इसलिए जो अभी बताया कि 0 राजस्थान में, मैं नहीं मानता हूं कि 0 सीटें आएंगी। देखिए, पिछला चुनाव अलग बात थी। पिछला चुनाव जो लड़ा गया था उसके पहले 2 महीने पहले ऐसी बात हो चुकी थी कि 150 से ज्यादा क्रॉस नहीं करेगी बीजेपी। फिर एक चीज वो हुआ, ऑपरेशन हुआ, उसके बाद लोग मानसिक रूप से, अपने आत्मिक रूप से जुड़े, इनको वोट मिले। आज भी मोदी जी ने मेहनत बहुत की है, लेकिन क्षेत्रीय क्षेत्रों को जिस प्रकार से माइनस किया गया है, साइडलाइन किया है, राजनीति कोई भजन कीर्तन करने तो कोई आया नहीं है। अभी इंटरनल भी राजनीति होती है, एक्सटर्नल राजनीति भी होती है, कोई किसी को हराता भी है, जिताता भी है। तो आप ये देखेगा कांग्रेस, हाँ, लेकिन एक सबसे बड़ा प्रश्न है, मोदी जी जिस हिसाब से पॉलिटिकल किलिंग मशीन का इस्तेमाल कर रहा हूं शब्द का, पॉलिटिकल इलेक्शन किलिंग मशीन जिस हिसाब से मोदी जी बन चुके हैं, उसको अगर कॉम्बैट करना है कांग्रेस पार्टी को, तो एयरप्लेन मोड जैसे मोबाइल में कर देते हैं, उससे हटा करके एक्शन मोड में आने की आवश्यकता है। अगर वो आ गया तो ये कहीं भी अनुमान खरे नहीं उतरेंगे। आप ये देखेगा 2024 में। और अगर स्लीपिंग मोड में ही चले बैठे रहेंगे तो फिर तो मोदी जी क्या कोई भी आएगा, जब गोलकीपर ही नहीं होगा तो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, लोकतंत्र में अगर कोई चुनाव जीत कर तो वो पॉलिटिकल किलिंग मशीन हो जाती है। ये किस तरह का एक एक्सप्रेशन वरुण पुरोहित जी कह रहे हैं, मैंने कम से कम पहले कभी नहीं सुना। नहीं, मुझे लगता है नविका जी, वरुण जी की पीड़ा है। और देखिए वरुण जी, आजकल कम से कम मैं इनको जो सुन रहा हूँ आपके साथ लगातार शोज में, तो लगता है कि जैसे ये सत्य से साक्षात्कार हो गया है। अब इनको ये समझ में आता है कि क्या क्या गलतियां कांग्रेस में हुई, किस तरह की चीजें गड़बड़ हो रही। और देखिए, बहुत ईमानदारी से कहते हैं कि दरअसल अगर इसी अवस्था में कांग्रेस रही तो नरेंद्र मोदी जीत जाएंगे ये, लेकिन इसका दूसरा पहलू जो है उस सच को स्वीकार अभी भी नहीं कर रहे हैं। वरुण जी, ये सच है कि कांग्रेस पार्टी अपनी गलतियों की वजह से बहुत गड़बड़ कर रही है, बहुत नीचे जा रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी की अपनी स्ट्रेंथ जो है, नरेंद्र मोदी की 24/7 जो इलेक्शन जिसको कहते हैं ना कि आप मशीनरी कह लीजिए, आप जिस तरह से उसको शब्द इस्तेमाल कर लीजिए, वो जो लोगों का भरोसा जीता है। और ये किसी को भी किसी भी तरह से किसी को रौंद के, किसी को दबा के, किसी को खत्म करके ये इस तरह का मैंडेट नहीं हासिल किया जा सकता है। नरेंद्र मोदी को जो पैन इंडिया मिला, और मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, अगर पंजाब में जो अनुमान नविका जी ये आ रहा है, अगर ये अनुमान आ रहा है तो आप यकीन मानिए 2019 से बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को देश में मिलने जा रही है। अभी पूरे देश के आंकड़े आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मूड ऑफ द नेशन बताएगा कि शायद भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वो रिकॉर्ड आंकड़ा छूने जा रही है जो लगातार 3 बार जीतने के बाद किसी के लिए असंभव सा दिखता है। बिल्कुल, नंबर क्या बताएंगे मैंने बता दिया आपको, लेकिन मैं राजस्थान में मैंने नहीं कहा आपको 0 आएगा, 0 से 1 कहा है। तो वरुण पुरोहित जी, मुझ पर गोली मत चलाइए और किलिंग मशीन खुद को मत बनाइए, क्योंकि मुझे लगता है लोकतंत्र में जो चुनाव जीत कर आता है वहां किलिंग मशीन का अगर इस्तेमाल किया जाए तो मुझे अटपटा जरूर लगता है। लेकिन चलिए, कांग्रेस पार्टी कई नाम इस्तेमाल करती है, आपका भी एक नाम सही, लेकिन दिल्ली में अगर आज चुनाव हुए तो पहले नंबर देख लेते हैं। 6 से 7 सीटें एनडीए को, इंडिया को 0 से 1 मिलेगा। और वोट शेयर पर अगर जाएं तो आप देख सकते हैं 52% शायद एनडीए पर है और 45% केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी मिलाकर। लेकिन साथ लड़ेंगे क्या, सबसे बड़ा सवाल ये। और बीजेपी की 6 से 7 जो 1 सीट अगर आई 0 से 1 तो वो आम आदमी पार्टी की है, कांग्रेस की नहीं है। अगर आज चुनाव हुए तो प्रतिशत वोट कितना हुआ, वो 30% आम आदमी पार्टी का, लगभग 15% कांग्रेस का, 52% बीजेपी का, अन्य का 3%। ये दिल्ली के आंकड़े हैं। अब चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां हाल ही में चुनाव हुए हैं। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, 27 से 29 सीटें एनडीए को मिलने का इस वक्त अनुमान लग रहा है। और इंडिया गठबंधन को 0 से 1 या 2 ये सीटें सामने आई हैं। और अगर वोट परसेंट देखें तो 58% वोट परसेंटेज है बीजेपी का और इंडिया गठबंधन का 37%, यानी कि ये कांग्रेस का वोट है। ये मध्य प्रदेश पर आकर गाड़ी टिकी है और मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां बस अभी ही चुनाव हुए हैं और इसमें अगर 27 से 29 फिर मिले सीटें
बीजेपी को, तो सबा नकवी जी, आपको लगता है कि बीजेपी का परफॉर्मेंस कम से कम उन राज्यों में जहां उनकी पकड़ मानी जाती है, हिंदी हार्टलैंड के राज्य जितने अभी तक हमने देखे हैं, उसमें कहीं ना कहीं या तो बरकरार है या कहीं कुछ थोड़ी बढ़ी है? इससे आप क्या अनुमान लगा? मैं कह रही थी कि बीजेपी ने पीक कर लिया था, हर सीट मिल गई थी राजस्थान में, तो अगर एक सीट का नुकसान हो, देखिए मैं मानती हूं कि हिंदी बेल्ट में तो बीजेपी का मुकाबला करना बहुत ही कठिन हो गया है इन राज्य के चुनाव के बाद। और अगर इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बाद कांग्रेस 8% वोट कम थी भाजपा से स्टेट इलेक्शन में, तो मुझे कुछ भी आश्चर्य नहीं होगा अगर हर सीट भाजपा ही निकाले। और दूसरी बात, जिस तरह से भाजपा ने एक, इसमें तो सत्य है कि ट्रेडिशनल करिस्मेटिक लीडर इन सब को हटा के, लेकिन उन्होंने संगठन के लोगों को जगह दे दी है, मुख्यमंत्री का के और मुख्यमंत्री बना दिया है। और मैं मानती हूं कि वो अब से 2024 तक प्रधानमंत्री का इस बार जो लग रहा है कि कुछ वो है मोदी की गारंटी, और वो चाहेंगे कि संगठन के लोग निकले और जो भी संभव हो लोगों तक पहुंचाएं। ये है उनकी स्ट्रेटेजी इस बार। पिछली बार जैसे हम एनालिसिस के तौर में कहते हैं कि पिछली बार कुछ चीजें मुल्क में हो गई, पुलवामा, बालाकोट, उसके पहले अच्छे दिन वाले चुनाव थे, और आप भी जानती हैं, अगर हम उससे भी पीछे जाएं, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, हर चुनाव में वो अलग थीम के साथ आते थे, क्योंकि मैंने कवरेज की थी उस दौर में। वो अपना जब पहला चुनाव को छोड़ के जब वो आए अगली बार, तो वाइब्रेंट गुजरात की बात हो रही थी, उन्होंने दिल्ली सल्तनत की बात की उस मुख्यमंत्री के पद से। उसके बाद वो आए तो विवेकानंद एक थीम बन गए थे, 2012-13 का जो चुनाव हुआ था, उसके बाद वो दिल्ली की तरफ उन्होंने फोकस करना शुरू कर दिया। तो वो हमेशा एक थीम बेस्ड कैंपेन चलाते हैं। हमने देखा था अच्छे दिन आएंगे, जो भी अलग अलग थीम्स आए मोदी का लेकर, स्लोगन्स, वर्ड्स जो आते हैं, उनको समझ है। इस बार है मोदी की गारंटी अभी तक जो लग रहा है, और अब तो अयोध्या का भी समय आ गया है, हम लोग राम मंदिर का भी देखेंगे, तो इसमें कॉम्बिनेशन है मोदी की गारंटी और हिंदुत्व का। और जिस तरह के लोग अब मुख्यमंत्री पद के लिए भी चुने गए हैं, वो पक्के संघ के लोग हैं, संगठन के लोग हैं, लो प्रोफाइल लोग हैं। देखिए, अगर ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स हमारे मुल्क में हिंदी बेल्ट में चलती होती, तो हम मानते कि अगर आप एक शख्स जो 18 साल से मुख्यमंत्री है, अगर आप उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं, और चाहे वो जो भी, और दूसरी एक महारानी जिनको आप पद नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग कहते कि इसमें कुछ रिबेलियन होता। लेकिन मुझे कुछ गुंजाइश नहीं दिखती है। ये लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये मोदी के नाम का चुनाव होगा, ये स्टेट का चुनाव नहीं होगा। और हिंदी बेल्ट में तो पक्की बात है, जो आपने नंबर दिखाए, मैं पंजाब के उससे, लेकिन मैं ज्यादा कुछ कहूंगी नहीं। मुझे नहीं लगता कि भाजपा का कुछ पंजाब में कुछ है, ये किसान आंदोलन के बाद, और जो कनाडा के साथ भी हुआ है, क्योंकि पंजाब में कनाडा जाना बहुत बड़ी चीज होती है लोगों के मन में, और वो एस्पिरेशन जो होता है, तो मुझे नहीं लगता। लेकिन देखते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये 2024 का चुनाव कुछ भी हो सकता है। पंजाब के नंबर्स पर सभा ने टिप्पणी की है। देखिए, हमारी अगर पृष्ठभूमि देखें पंजाब में, तो हमने हमेशा वहां पर हिंदू सिख सौहार्द के लिए एक गठबंधन किया था अकाली दल के साथ, और हम छोटे भाई की भूमिका में बड़े लंबे समय तक रहे। अब हमारा वहां पर विस्तार हो रहा है, परंतु मैं आना चाहता हूं हिंदी पट्टी जिस पर कह रहे बार बार, इसमें देखिए जिस प्रकार की टिप्पणी अब भी की गई, जब चुनाव हारे तब गौमूत्र राज्य, ये लोग अशिक्षित है, ये लोग जो है पाखंडी है, ये जॉब यहाँ करते हैं साउथ में, परंतु वोट नॉर्थ में किसी और को दे देते हैं। जिस प्रकार की भाषा बोली, और जो रेवांत रेड्डी ने बोला उत्तर भारतीय लोगों के लिए, और उसका कोई साफ साफ खंडन नहीं किया गया, उसका भी एक प्रकार से आप झलक इसमें देख सकते हैं। पहले सनातन पर हमला, फिर ओबीसी कास्ट कार्ड का जुमला किया इन्होंने, और अब जिस प्रकार से नॉर्थ साउथ के नाम पर बांटने का प्रयास है। और मैं वरुण पुरोहित जी से पूछना चाहता हूं, आजकल तो ये सच से इनका सामना हो रहा है, अब बताइए कि इनके पास एक अवसर था, ओबीसी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया तेलंगाना में? हमने मोहन यादव को बनाया मध्य प्रदेश में, हमने आदिवासी समाज के विष्णु साय को बनाया
छत्तीसगढ़ में, और हमने भजनलाल शर्मा जी, वरुण जी इसके लिए तो आप प्रसन्न नहीं होंगे, मुझे लगता है इसके लिए तो आप कभी ना कटाक्ष कर ही नहीं सकते। भजनलाल शर्मा को भी राजस्थान में बनाया, आप करिए निंदा इसकी। आपने तो क्या किया, आपने ओबीसी 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 का रट लगाया, परंतु जहां जगह थी ना आपने वहां पर बनाया, उल्टा आपने कुर्मी समाज को गाली दिलवाई। लगभग 100 सीटें ऑलरेडी एनडीए की हो चुकी हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये गिनती आप अपने टॉप ग्रिड में देख सकते हैं। इंडिया अलायंस की कितनी है और एनडीए अलायंस की कितनी है, और रेस अभी कहां तक बाकी है। तो चलते हैं बिहार की तरफ, क्योंकि बिहार के नंबर जो हैं वो बहुत जरूरी होते हैं। और बिहार में इस बार वो जो कहते हैं ना अलायंस, जिसका एक नाम भी रखा था हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या नाम रखा था, महागठबंधन। वो महागठबंधन जो है वो तो इंडिया से भी बड़ा महागठबंधन वहां पर चल रहा है। वहां एनडीए की 22 से 24, इंडिया की 15 से 17, ये अभी रुझान नजर आ रहे हैं टाइम्स नाउ, नवभारत और ईटीजी रिसर्च में। एनडीए के 47% वोट हैं, इंडिया के 43% वोट हैं, अन्य के 10% है। तो बिहार में 22 से 24 सीटें एनडीए को आती नजर आ रही हैं। झारखंड अगर चले तो 11 से 13 सीटें लगभग आने वाली हैं एनडीए को, इंडिया गठबंधन को 1 से 3, और 54% वोट परसेंटेज है एनडीए का, इंडिया गठबंधन का 42, लेकिन कन्वर्जन कम है। और आगे चले तो इसके बाद गुजरात। लेकिन झारखंड और बिहार के नंबर देखने के बाद डॉक्टर अजीज खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, गठबंधन जितने भी बना लें, अगर ये गठबंधन राज्यों के चुनावों में मोदी आंधी के सामने नहीं टिक पाए, तो आपको लगता है लोकसभा चुनाव में ये रास्ता आसान होगा? क्योंकि मोदी के लिए उस वक्त वोट पड़ रहे होंगे। अभी तो मुख्यमंत्री अलग थे, मोदी की गारंटी थी, डबल इंजन की सरकार की बात थी। अब लोकसभा में तो मोदी की गारंटी और मोदी के नाम, मोदी के चेहरे पर वोट पड़ेगा। गठबंधन कहां तक टिक पाएंगे? देखिए नाविका जी, इस पूरे सर्वे को देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि कभी कभी यूं भी हमने अपने जी को बहलाया है। जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है। ये जो समझाने का सिलसिला और जिस तरीके से जिस सर्वे की बात चल रही है, यकीनन अगर ये स्थिति पैदा हुई और ये स्थिति अगर रही जैसा सर्वे आप दिखा रही हैं, तो मुझे लग रहा है कि 20 से 25 सीट में मुझे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन निपट जाएगी। आप खुद अंदाजा लगाएं कि जो हालात है पूरे देश के आज, उन हालात को देख करके आप खुद इस बात को एहसास कर सकती हैं कि इस वक्त इंडिया गठबंधन अपनी पूरे सुरूर पे है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसको तोड़ने की, उसमें तोड़जोड़ पैदा करने की जो कोशिश कर रहे हैं, मुझे लग रहा है वो नाकाम होंगे। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन, देखिए जो भी चुनाव 3 राज्यों के हुए, 4 राज्यों के, उन राज्यों को आप इससे कंपेयर मत करिए। उसकी वजह बहुत साफ है। देखिए वो जो चुनाव थे वो इंडिपेंडेंट रीजनल चुनाव थे, स्टेट वाइज चुनाव थे। अब जो चुनाव होगा वो केंद्र के परिप्रेक्ष्य में होगा और 10 साल की गतिविधियों के ऊपर होगा। 10 साल में मोदी जी ने क्या क्या वायदा किया था, क्या क्या गारंटी मोदी जी की थी, वो गारंटी पे खरे नहीं उतरे, ये जनता देखेगी। क्या गारंटी देंगे इसको देखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी गारंटी ली थी, कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, किसानों का एमएसपी, किसानों को एमएसपी देंगे। एमएसपी तो नहीं दिया, लेकिन 750 किसान शहीद हो गए। बेरोजगार तमाम चौराहों पर उन पर लाठियां भांजी जा रही हैं। देखिए अभी जिस तरह लोकसभा में अभी वो नौजवान उसमें गया है, वो कह रहा साहब हम बेरोजगार हैं। तो आज हालात जो पैदा हो गए हैं पूरे देश में, लोग कहीं ना कहीं आक्रोशित हैं। वो क्षेत्रीय मुद्दे थे, और लेकिन जब ये लोकसभा का चुनाव होगा, ये क्षेत्रीय मुद्दा नहीं होगा, ये देश के परिप्रेक्ष्य में होगा। आज देश कहां खड़ा है और कहां माननीय मोदी जी ने क्या वादा किया था, क्या गारंटी दी थी। एक बात हम ये जानना चाहते हैं, किसानों के लिए क्या कर दिया, बेरोजगारों के लिए क्या कर दिया,
जो गृहिणियां हैं उनके लिए क्या कर दिया, आज सिलेंडर की स्थिति क्या है और 2014 में क्या थी, आज डीजल पेट्रोल की स्थिति क्या है। क्या ये सारे मुद्दे चुनाव के नहीं होंगे? ये सारे मुद्दे तो यही अजीज मुद्दे खान होंगे। साहब अगर राज्यों इसको के कोई चुनाव विरोध में भी करना है थे, लेकिन वहां जो हुआ आपने देखा। और शहजाद पूनावाला जी, आप जवाब देना चाहते हैं, पर इससे पहले कि आप जवाब दें, मैं गुजरात के नंबर भी स्क्रीन पर डालना चाहती हूं, क्योंकि गुजरात में तो किसी को कोई संदेह नहीं है क्या होने वाला है। 26 सीटें हैं, पिछले 3 चुनावों से सब 26 की 26 बीजेपी के खाते में आ रही हैं। लेकिन यहां बताया जा रहा है अजीज खान साहब द्वारा, और यहां पर वोट परसेंटेज 60%, एक पार्टी का वोट परसेंटेज 60%। इसी पे आना चाह रहा था, हर्षवर्धन जी भी बोलना चाह रहे हैं। देखिए 2-3 बातें हैं इसमें। पहले तो बिहार हो, झारखंड हो या गुजरात हो, बिहार में भी हमारा वोट शेयर यदि 47% आज की तारीख में पहुंच चुका है, झारखंड में हो या बाकी भी अन्य राज्य देखिए तो 50% के आसपास ही हर जगह हमारा वोट शेयर है। इसका मतलब यह है कि सारे अगर लोग एक साथ भी दल से दल मिल जाए, दिल से दिल तो नहीं मिल रहे हैं, जमीन पर कार्यकर्ता से कार्यकर्ता तो नहीं मिल रहा है, तब भी हमें कोई चुनौती की स्थिति नजर नहीं आती, क्योंकि 50% से ज्यादा वोट शेयर है। पहली बात। दूसरी बात, कभी कभी लगता है अजीज खान से नहीं, उनके एआई वर्जन से डिबेट हो रहा है। मतलब बताइए ना, अभी 2 हफ्ते पहले यही रिकॉर्ड था। ये किलिंग मशीन नहीं, ये रिकॉर्डिंग मशीन चल रही है। आप बता दीजिए, इस डिबेट में आ जाने की आवश्यकता ही नहीं थी, आप रिकॉर्डिंग प्ले करके चले जाते। यही चीजें, बेरोजगारी, किसान, महिला, महंगाई, इन चीजों पे नहीं हुआ चुनाव। मान्यवर, हमारी तो एक ही राज्य में सरकार थी, मध्य प्रदेश में। 4 राज्य में अन्य सरकारें थी, एक ही राज्य की सरकार रिपीट कर गई काम के आधार पर मध्य प्रदेश की, और बाकी सरकारों में तब्दीली हुई। और उसके बावजूद भी किसान के लिए कुछ नहीं किया, बेरोजगार के लिए कुछ नहीं किया, महिलाओं के लिए किसने नहीं किया। ये जवाब जनता ने दिया है। अजीज खान साहब, कम से कम थोड़े तो विश्लेषण में ईमानदारी रखिए। और आखिरी बात, आप बता दीजिए कि इस बार आपको कितनी सीटें दे रही है कांग्रेस मध्य प्रदेश में, इंडी गठबंधन को? बता दीजिए। अब तो आप लोगों ने वो पूरा सिलसिला चला, चिरकुट चुटवैया। अब बता दीजिए कि मध्य प्रदेश में लोकसभा में कितनी सीटें समाजवादी पार्टी को मिल रही है, इंडी गठबंधन? अजीज खान साहब, आप चिंता मत करिए, इंडिया गठबंधन सक्षम है और समाजवादी पार्टी सक्षम है अपनी सीटों को आपस में तय करने के लिए, और वो बीजेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पहले बीजेपी, ये जो अलग अलग स्टेट में मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, वहां जो झंझट होने वाला है, वहां जो ग्राफ गिरेगा और ग्राफ बड़े स्तर पर गिरेगा, उसको संभालो पहले। मैं आपको बताऊं, जिस तरह वो किलिंग मशीन की बात अभी कह रहे थे हमारे एक साथी, ईमानदारी की बात है, आज शीर्ष नेतृत्व ने जो स्टेट के नेतृत्व को खत्म कर दिया, पूरी तरह से खत्म कर दिया। क्या इसका नुकसान नहीं होगा? क्या आप ये समझते हैं कि आपको 100% नंबर मिलेंगे? मैं दावा करता हूं, यही रिकॉर्डिंग हो रही है, सुन लीजिए। मैं बताऊं, एक बड़े स्तर पर नुकसान होने जा रहा है, जिसके लिए आप तैयार रहें। सॉरी खान भाईजान, आप क्या मोहन यादव के खिलाफ है? ये तो अप्रत्याशित है। हम किसी के खिलाफ नहीं, आपने अभी बोला है कि वो तो कुछ नहीं कर पाएंगे, काम होना चाहिए, निकम्मा है, नाकारा है। अभी आपने कहा है, आपने मोहन यादव जी को जिस प्रकार की टिप्पणियों से कहा है, मैं तो कहूंगा कि समाजवादी पार्टी के सारे वोटर भी डिबेट देख रहे हो। जनगणना से परहेज है आपको। ठीक है, तो जातिवाद का जहर घोल रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, सबा नकवी जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना है, क्या कोई नया है इसलिए उसको राइट ऑफ कर देना चाहिए? इस तरह से तो कभी शिवराज सिंह चौहान भी नए थे, कभी वसुंधरा राजे भी नहीं थी, तो फिर भैरव सिंह शेखावत ही हमेशा रहते, वसुंधरा को चांस नहीं मिलता, उमा भारती जी हमेशा रहती, बाबूलाल गौड़ हमेशा रहते, तो शिवराज सिंह चौहान को भी मौका नहीं मिलता। क्या ये आर्ग्यूमेंट अभी से कह देना कि ये नकारे मुख्यमंत्री हैं, ग्राफ नीचे जाने वाला है, क्या ये जल्दबाजी नहीं होगी विपक्ष द्वारा? नहीं, मैं मानती हूं कि भाजपा का बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट अब शुरू हो रहा है, क्योंकि जो इंसान की जो उम्मीदें होती हैं, और पॉलिटिक्स में हम देखते हैं, इसीलिए तो इतने सारे डायनेस्टीज कर्नाटक में भी भाजपा के अंदर है। येडियुरप्पा जी हैं जिनको हटाया गया था चुनाव से पहले, वो लिंगायत जाति के बहुत बड़े, सबसे बड़े नेता माने जाते थे, लेकिन अभी हाल में उनके लड़के विजेंद्र को स्टेट प्रेसिडेंट बना दिया। लेकिन हर जगह अलग अलग है। वो साउथ इंडिया में किया भाजपा ने, हिंद में भाजपा मानती है और कि मोदी के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे वो मैनेज कर लेगी, और सही अपना जाति समीकरण भी सही कर रही है। उन्होंने जरूर यादव चुना है मध्य प्रदेश में, क्योंकि इतना लंबा बॉर्डर यूपी से है और इसमें
इसमें वो चाहेंगे एकोस बिहार में भी जो पोस्ट मंडल पार्टीज हैं उनकी लीडरशिप बिहार यूपी दोनों जगह यादव नेताओं ने संभाली है। उन्होंने भाजपा ने ये किया है, यादव को दिया है और उन्होंने सिग्निफिकेंटली ब्राह्मण को भी दिया है राजस्थान से। और उत्तर प्रदेश में माना जाता है, क्योंकि जाति जनगणना है नहीं, लेकिन एस्टिमेट जब हम लोग लगाते हैं कि 10% ब्राह्मण होते हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में कम है और राजस्थान में भी लोग अनुमान लगाते हैं कि 5 से लेकर 7-8% अलग, हाँ अलग अलग, लेकिन कोई पक्का हमें पता नहीं है। लेकिन यूपी में बहुत है और ये तो मैं खुद यूपी रहने वाली की हर जगह मिलते हैं लोग, तो वो दिखते भी हैं यूपी में। बिहार में कम दिखते हैं, बिहार में आपको बहुत भूमिहार से मुलाकात होगी और ये सब अपर कास्ट में जब आप निकलेंगे कुछ इलाकों में तो वो सोसाइटी बदल जाती है थोड़ा थोड़ा बहुत। लेकिन फिर भी तो भाजपा ये मान रही है, भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग हमेशा, देखिए समाजवादी पार्टी एक रीजनल क्षेत्र की, एक जाति की पार्टी रह चुकी, वो मंडल की पार्टी है। भाजपा एक नेशनल पार्टी है और वो हर जगह के लिए अपना अलग अलग फॉर्मूला निकाल के चल रही है। अभी इस जीत के बाद और राम मंदिर का जो मुद्दा अब चलेगा, और मध्य प्रदेश भी काफी धार्मिक जगह है और ये जो मुख्यमंत्री हैं वो शायद उज्जैन के हैं और हिंदुत्व के धारणा से जुड़े हुए हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि वसुंधरा राजे इतनी हिंदुत्व की धारणा से नहीं जुड़ी थी, वो ट्रेडिशनल बीजेपी ऑपोजिशन पॉलिटिशियन थी। मैं नहीं कह रही, वो तो हम कह सकते हैं कमलनाथ सबसे ज्यादा हिंदुत्व की बातें कर रहे थे, अगर हमको हंसी मजाक करना वो तो हो। कहते हैं ना, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। मतलब अगर चल गया तो चल गया, कोई रोक नहीं सकता आंधी को। लेकिन जब नहीं चला तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि या तो पटाखे में मसाला गीला हो गया या पटाखा सही ब्रांड का नहीं था, ये तमाम चीजें कही जाती हैं। लेकिन अब सबा जी क्योंकि बहुत से राज्य अभी देखने बाकी हैं, मैं साउथ की तरफ चलना चाहती हूं। अगर दक्षिण भारत की तरफ हम जाएं तो आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं कुल। इस वक्त जगन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी को 24 से 25 सीटें मिलने का अनुमान है। टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की, उनको लगभग 0 से 1, जेएसपी 0, एनडीए 0। आंध्र प्रदेश में 0 और 150 सीटों के लगभग इस वक्त बीजेपी का टैली है और इंडिया गठबंधन 50 सीटों के लगभग अभी चल रही है। लेकिन आंध्र प्रदेश में बीजेपी को 0। उसके बाद अगर हम चले वोट प्रतिशत तो 50% वोट प्रतिशत है अभी भी जगन रेड्डी की पार्टी का, वाईएसआरसीपी का, टीडीपी 37%, जेएसपी 10%, एनडीए 1%। कर्नाटक जाए अगर तो 28 सीटें हैं कर्नाटक में, एनडीए को 20 से 22%, इंडिया गठबंधन को 6 से 8, अन्य को 0। ये कहां तक पॉसिबल है, ये बहुत चर्चा का विषय होगा। और यहां पर अगर वोट परसेंटेज देखें, इंडिया गठबंधन को 42% और एनडीए गठबंधन को 55%। केरला की तरफ जाएं तो कुल सीटें हैं 20, एनडीए लगभग अगर खाता खोल पाए तो 0 से 1, इंडिया गठबंधन यानी लेफ्ट और कांग्रेस इकट्ठे 18 से 20 सीटें लेकर सामने आ सकते हैं। और वोट परसेंटेज एनडीए का 14%, इंडिया गठबंधन का 74%। तमिलनाडु की सीटें भी अगर देख लें तो कुल सीटें हैं 39, एनडीए को 1 मिल सकती है। डीएमके और कांग्रेस की जो अलायंस है उसमें शायद सीपीएम भी है, वहां पर 30 से 36 सीटें मिल सकती हैं इंडिया अलायंस को। एआईएडीएमके का रुतबा कम होता हुआ 3 से 6 सीटें, अन्य को 0 से 2। तमिलनाडु में वोट परसेंटेज भी देख लें तो एनडीए 14% पर, इंडिया गठबंधन 50, एआईएडीएमके 19% पर, अन्य 17% पर। तो ये है साउथ के स्टेट्स का रुझान। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, कर्नाटक में आपको लगता है कांग्रेस की सरकार है इस वक्त वहां पर, लेकिन बीजेपी 22 से 25 सीटें ला सकती है? नहीं, मुझे लगता है कि ला सकती है। और नविका जी, जब आप बिहार कह रही थी ना, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा आपको जिक्र करना चाहिए। जब डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री के तौर पर पहुंचेंगे और बिहार में रैली करेंगे और वो बताएंगे कि लालू जी जेल गए तो राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बना गए, कोई मुस्लिम कोई यादव उनको नहीं दिखा। एमवाई समीकरण की बात करते हैं,
लेकिन कोई मुस्लिम यादव नहीं दिखा। और उसका बड़ा प्रभाव उत्तर प्रदेश और बिहार में पड़ने वाला है, जो भजन लाल शर्मा जी और डॉक्टर मोहन लाल यादव मुख्यमंत्री बने हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से देखें कि कर्नाटक में सरकार भले भाजपा की गई हो, तेलंगाना में मत प्रतिशत 2 गुना से ज्यादा होना, इसका सीधा सा मतलब है कि जिस मोदी मैजिक की बात होती है, जिस मोदी गारंटी की बात होती है, वो काम कर रही है। और अगर काम करती हुई दिखेगी तो 22 से 25 सीटें, बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत ले। कर्नाटक में अगर जीतती है, और मैं तौसीफ खान भाई आपके पास भी आ रही हूं क्योंकि अगले नंबर जो हैं वो बंगाल के हैं, पर साउथ इंडिया का क्या मैसेज रहेगा? और ये जरूरी है वरुण पुरोहित जी, क्योंकि कर्नाटक के चुनाव आपने जीते हैं, तेलंगाना के चुनाव आपने जीते हैं, तमिलनाडु में डीएमके के साथ आपकी अलायंस है, लेकिन वहां पर डीएमके बड़ा पार्टनर है कांग्रेस का, वहां कोई बहुत वजूद है नहीं तमिलनाडु में, और केरल में भी 2 बार लेफ्ट की भी सरकार बनी है, वहां भी कांग्रेस को सतर्क रहना पड़ेगा। मैं पूछना चाहती हूं कि इन चारों राज्यों में कांग्रेस और इंडिया को जरूर एक तरह से फायदा है इकट्ठे रहने का, लेकिन क्या ये उत्तर का जो चैलेंज है इसको बीट कर पाएगा? लेकिन नाविका जी, जैसे अभी ओबीसी की बात चल रही है, अशोक गहलोत जी भी ओबीसी थे, सचिन पायलट भी ओबीसी थे, और मोदी जी खुद भी ओबीसी। तो ये ओबीसी का कार्ड बिहार और कुछ पार्ट ऑफ यूपी में चल सकता है, नेशनल लेवल पे ये नहीं चलेगा, क्योंकि आम जनता भी, अजीज भाई ने जो मुद्दे गिनाए, महंगाई, रोजगार, निजी तो फिर राहुल गांधी जी क्यों कह रहे हैं जाति जनगणना? जो अहम प्रश्न, अगर ओबीसी से नहीं चलेगा तो राहुल गांधी जी को इतनी दिक्कत क्यों है जाति जनगणना की? राहुल जी गलत मुद्दा चुनना है। अब मेरी पार्टी तो डेमोक्रेटिक है ना, उनके विचार मेरे विचार एक से चले। पुलिस ये पार्टी तो है नहीं कि सॉफ्टवेयर जो बटन दबाते हैं वैसे ही सबको बोलना पड़ेगा, ये तो है नहीं। अब जब भजन लाल जी सीएम बने तो 2 उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण बने, तो क्यों हर आदमी अपनी जाति की बात करता है? मैं क्यों नहीं करूंगा? ब्राह्मणों को कितने साल से उपेक्षित रखा है सारी पार्टी ने, कांग्रेस में भी उपेक्षित है, आज ब्राह्मणों को कुछ मिला है तो मैं तो उससे प्रसन्न हूं। बात हो रही है वोटों की कि लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष, इलेक्शन मैंने बात करी थी किलिंग इंस्टिंक्ट की, कोई गलत मैसेज की बात नहीं की थी मोदी जी के लिए। एक स्पोर्ट्स के अंदर मैंने हवाला भी गोलकीपर का दिया था, ये स्पोर्ट्स के अंदर होता है, किलिंग इंस्टिंक्ट होती है तो आदमी जीते जाता है। अब किलिंग इंस्टिंक्ट है बीजेपी में, क्योंकि सत्ता भी उनके पास है, और मोदी जी ये समझ लीजिए बिल्कुल एक जवान आदमी की जैसे सारी मेहनत कर रहे हैं। और जो हमारा ओपोजिशन है, सत्यता को मानना चाहिए। अपोजिशन आज 10 दिन हो गए, हम प्रश्न उठा रहे थे, मैंने भी उठाया कि इतने दिन तक स्लीपिंग मोड में क्यों है बीजेपी। पर सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अपोजिशन जो आप अभी अनुमान बता रहे हो स्लीपिंग मोड में रहेगा तो इस प्रकार का अनुमान आ जाएगा। आपने तो बिल्कुल कंफ्यूजिया दिया है। यंग मैन आप मोदी को कह रहे हो, जबकि कांग्रेस 52 साल पर उनको यंग मैन कहती नहीं थकती। शहजाद पूनावाला ऊपर से कह रहे हो ओबीसी से कुछ नहीं होगा, मोदी जी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। ये वरुण पुरोहित जी को आपने कहीं वॉशिंग मशीन में डालकर सफेद तो नहीं कर दिया? नहीं, इनको कोई वॉशिंग मशीन में डालने की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो लगता है ऐसा समय आएगा 2-3 महीने बाद कि भाजपा के प्रवक्ता की आवश्यकता नहीं होगी, ये कांग्रेस वाले ही सब हृदय परिवर्तन करके बैठे होंगे कि नहीं ये तो बात सही कहते थे। देखिए 5-6 वर्ष पहले मैंने इनको सारी बातें समझाई थी, तब ये नहीं समझे, पर देखिए देर आए दुरुस्त आए। एक बात केवल कहना चाहता हूं, अगर ये नतीजे भी है साउथ के, तो भारतीय जनता पार्टी साउथ में सबसे बड़ी पार्टी है, ये ध्यान रखिए। एक सेकंड वरुण जी, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूं, मैं कभी आपके बीच में नहीं बोलता हूं। तेलंगाना और कर्नाटक, मैंने अभी कैलकुलेट किया, अगर आप मिडिल ऑफ द आंकड़ा भी लगाए तो कम से कम 26 to 28 सीट्स भाजपा की सारे साउथ के स्टेट्स इंक्लूडिंग तेलंगाना आ रही है। इतने तो कांग्रेस की नहीं आ रही, इतने डीएमके की नहीं आ रही। डीएमके के आ सकते हैं आने को, तो देखिए अब वो होने दीजिए उसको, परंतु अभी तक तो जो लग रहा है, और डीएमके क्या कांग्रेस को मतलब कोई सीट नहीं देने वाली है? क्या कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिलने वाली है? चलिए अभी तक 308 सीटों का हमने सर्वेक्षण देखा है, जिसमें से 178 सीटें एनडीए की तरफ, 101 यानी कि 100 का आंकड़ा पार किया है इंडिया गठबंधन ने। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट राज्य आता है, क्योंकि तौसीफ खान भाई वेट कर रहे हैं। तो तौसीफ खान भाई, पश्चिम बंगाल में क्या होने वाला है अब मैं ये बता दूं। 42 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में। एनडीए गठबंधन लगभग पिछली बार की तरह 17 से 19 सीटें, और तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम सब मिला के 22 से 26।
मैं सबको मिलाकर इसलिए कह रही हूं क्योंकि आप कुछ सीटें तो देंगे ना, लेफ्ट को भी, कांग्रेस को भी, क्योंकि बड़ा अलायंस है आपका इंडिया गठबंधन। नहीं नाविका जी, देखिए ये जो आंकड़ा आपने बताया ये लाफेबल आंकड़ा है, क्योंकि शायद ये रियलिस्टिक नहीं है। आपने बिल्कुल अपना तरीका बताया है कि किस तरीके से आपने लगभग 1.5 लाख से ज्यादा कुछ लोगों के बीच में ये सर्वे हुआ है। मैं आपको आंकड़ा याद दिला दूं कि तृणमूल 2019 में 43%, 43% वोट शेयर था। 2019 के बाद 2021 में स्टेट इलेक्शन हुआ, जब तृणमूल का वोट शेयर 43 से बढ़ के 48%, 48% में आ गया। और 2021 के बाद इस साल की शुरुआत में पंचायत का इलेक्शन हुआ, जब वो परसेंटेज 48 से बढ़कर और 51.5, लगभग 52% की वोट शेयर तृणमूल आज के डेट में बंगाल में होल्ड करता है। बंगाल में दूर दूर तक एम है, एम फैक्टर है, ममता फैक्टर, महिला फैक्टर। जो महिला बीजेपी के प्रोग्राम में, पार्टी प्रोग्राम में भी चली जाती होंगी पैसे लेकर के, लेकिन वो वोट आकर के वही महिला मुख्यमंत्री के पार्टी को देती है। देखिए जो अभी जो जिला परिषद पंचायत का जो इलेक्शन हुआ, उसमें मैं आपको जरा आंकड़ा बता दूं। उसका रिजल्ट ये है कि 95% जिला परिषद तृणमूल ने जीता, लगभग 79, लगभग 80% पंचायत समिति सीट जो है तृणमूल ने जीता, लगभग 66% ग्राम पंचायत के सीट भी तृणमूल ने जीता। तो ये हाल है बंगाल। मैं आपकी सारी बातें मानती हूँ, लेकिन ये लोकसभा का चुनाव है और इंडिया गठबंधन को अब भी ये ईटीजी रिसर्च के सर्वे में 55% वोट मिल रहा है, एनडीए यानी बीजेपी को 42% मिल रहा है। अब इसमें भी इनको दिक्कत है शहजाद। देखिए तौसीफ ने एक बात बिल्कुल सही कही, उन्होंने कहा ये एम फैक्टर, ये एम फैक्टर। देखिए तौसीफ जी, एक एक करके मैं अपनी 10 सेकंड में टिप्पणी खत्म कर दूंगा। ये एम फैक्टर बिल्कुल सही है, और इस एम फैक्टर के चलते ही इनके गठबंधन में जो प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन सबसे बड़ा कैप, मतलब कि कम्युनल अपीजमेंट पॉलिटिक्स करेगा। कैप का मतलब वो नहीं लेना है, एम फैक्टर के लिए कैप पॉलिटिक्स वही चल रही है। इसलिए सागर दिघी में जैसे कांग्रेस पार्टी ने एक विधायक निकाल लिया, तो तुरंत प्रभाव से इंडी गठबंधन को साइड रखते हुए टीएमसी ने उस व्यक्ति को अपनी पार्टी में कर दिया। अब बताइए कि केरल से लेकर बंगाल तक, उत्तर प्रदेश से लेकर सभी जगह इस एम फैक्टर के लिए ही कैप की पॉलिटिक्स चल रही है, और इसी में प्रतिस्पर्धा में ये कितने देंगे टिकट, पूछ लीजिए इंडी गठबंधन को, पूछ लीजिए कि लेफ्ट के साथ लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, पूछ लीजिए। मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूं तौसीफ खान भाई, क्योंकि मुझे आगे भी जाना है कुछ अन्य राज्यों के नंबर लेने। मैं पूछ रही हूं कांग्रेस को कितनी सीटें, सीपीएम को कितनी सीटें? कांग्रेस सीपीएम को अलग अलग आप कहेंगी तो वो तो देखिए आने वाले दिन में कितना सीट शेयरिंग पे दिया जाता है, इस बेसिस पे वो कहा जाएगा। लेकिन आप ये भी जरूर देखिए कि बीजेपी की जो वोट शेयर रही, अपोजिशन, अगर हम कहें कि बंगाल में बीजेपी एक अपोजिशन की भूमिका निभा रहा था 2019 में, तो वो अपोजिशन का अपना स्पेस खोता चला जा रहा है, और सीपीएम, कांग्रेस, आईएसएफ उस स्पेस को लेता चला जा रहा है। कांग्रेस और आईएसएफ के कंबाइन अकेला 10% का वोट शेयर है अभी जो पंचायत के इलेक्शन में। सीपीएम ने भी अपना वापसी करना स्टार्ट कर दिया, और ये जो वोट शेयर वो लोग ले रहे हैं, ये बीजेपी का वोट शेयर वो लोग वापस ले रहे हैं, जो सीपीएम का वोट चला गया था बीजेपी के पास में। तो जी हाँ, यहां से तो सीपीएम और कांग्रेस को वोट शेयर बढ़ा है रिसेंट इलेक्शन में, लेकिन साथ ही साथ ये नुकसान बीजेपी का किया इन्होंने, क्योंकि वहां पे आप चलिए थियोरी आ गई कि बीजेपी का नुकसान हुआ है, ममता का नहीं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, तौसीफ भाई कह रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका में सीपीएम और कांग्रेस आ गई, और अगर ऐसा हो गया है तो क्या इंडिया गठजोड़ पूरी तरह से ध्वस्त होने जा रहा है बंगाल में? और जब आंकड़ों की बात करते हैं तो 2019 में लोकसभा चुनाव के आंकड़े भाजपा के पक्ष में थे, विधानसभा का चुनाव होता है 3 से 77 भाजपा के पक्ष में थे, पंचायत चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी अब तक की पंचायत की सबसे बड़ी जीत दर्ज करती है,
तो कौन सा पैमाना आप देख रहे हैं, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं। आप अगर ये कह रहे हैं कि सीपीएम और कांग्रेस बढ़ रही है, उसके आधार पर भाजपा घट जाएगी, तो क्या ममता बनर्जी अब सीपीएम और कांग्रेस से पूरी तरह से दूरी बनाने जा रही है? बहुत बड़ा सवाल है और यही सवाल डिसाइड करेगा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ जाएगी, तृणमूल कांग्रेस सीपीएम और कांग्रेस के साथ जाएगी कि नहीं। लेकिन मैं इस वक्त के आंकड़े अगर आपको बताऊं तो 350 सीटों की गिनती हो चुकी है। 190 पे बीजेपी, 125 पर इंडिया गठबंधन, 35 पर अन्य, ये इस वक्त की टैली है। और आगे चलें तो गोवा में 2 सीटें हैं, एनडीए 1 से 2 है और इंडिया 0 से 1 है। और वोट परसेंटेज 50% पर एनडीए है, इंडिया 46% पर, अन्य 4। आगे चलें तो महाराष्ट्र की सीटें आती हैं, 27 से 31 सीटें महाराष्ट्र में एनडीए को, 16 से 20 सीटें महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को, अन्य को 1 से 2। यहां पर भी बीजेपी ने जो अलायंस किया है और एनसीपी को तोड़ा है, उसका फायदा मिल रहा है। वोट परसेंटेज आपके स्क्रीन पर 48% वोट परसेंटेज है एनडीए का। और इसके बाद उड़ीसा में देखें तो उड़ीसा में बीजेडी नवीन पटनायक की अभी भी बहुत स्ट्रांग, 13 से 15 सीटें बीजेडी को, बीजू जनता दल को, एनडीए को 5 से 7, इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस को 0 से 1, अन्य को 0। और जम्मू कश्मीर 6 सीटें हैं यहां पर, 1 से 3 आ रही हैं एनडीए को, इंडिया 3 से 4, अन्य 0 से 1। दिल्ली छोड़कर बाकी जितने केंद्र शासित यूनियन टेरिटरीज हैं ये 6 हैं। इसमें एनडीए को 2 से 4, इंडिया गठबंधन को 1 से 3 मिलने का अनुमान है। इसके बाद पूर्वोत्तर की जो 14 सीटें हैं, 11 सीटें हैं, उसमें 4 से 6 एनडीए को, इंडिया गठबंधन को 3 से 5, अन्य को 1 से 3। और सीधा असम अगर चलें तो एनडीए को 9 से 11, 14 में से, इंडिया गठबंधन को 2 से 4 और 49% वोट परसेंटेज रहेगा एनडीए का। तो ये हुआ अब तक का जो हमने देखे 458 सीटों का आंकड़ा और एनडीए इसमें 247, लगभग 250 पहुंच चुकी है। 156 पर इंडिया गठबंधन। अजीज खान साहब, अब क्या 250 तक अगर एनडीए पहुंच गई है तो सस्पेंस बाकी है, उत्तर प्रदेश गिनती करें या ना करें? नहीं मैडम, करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही बहुमत हो गया, अब तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं रही। मुझे लग रहा अगर यही आंकड़ा रह गया तो मुझे लग रहा चुनाव की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर हालात यही सब हैं और मोदी जी की गारंटी इतना प्रभावशाली है तो मुझे लग रहा है चुनाव की कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। देश खुशहाल है, रामराज आ गया है। और अभी सभा जी कह ही रही थी कि साहब अभी थोड़े दिनों में स्थापना होने जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा और तमाम इस तरीके के प्रोग्राम, तो लोग कहीं ना कहीं झूम उठेंगे। एक बात समझिए नाविका जी, ये देश जो है वो भावनाओं से नहीं चलेगा, ये देश चलेगा यहां की समस्याओं का हल करने से। आज समस्याएं बड़ी हैं इस मुल्क में, ये चर्चा का बड़ा विषय है और देश की बड़ी पत्रकार आप हैं, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि जो कमियां हैं उसको सामने निकाल कर लाया जाए। इसमें कोई दो राय ना है। पूजा पाठ करना, नमाज पढ़ना, जो भी इबादत करना है वो बहुत आवश्यक है, बहुत अहम है, वो कहीं ना कहीं दिल से होता है, उसका कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ अजीज खान साहब कि हमें बहुत मेहनत करनी है पत्रकार होने के बतौर, लेकिन मेहनत तो आपको भी करनी है नेता होने के बतौर। आपकी पार्टी मेहनत करने गई थी ना मध्य प्रदेश में, कितनी सीटें जीत कर आई? क्या आप चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं किया? क्या जनता ने आपको चुना शहजाद पूनावाला? देखिए, मैं हैरान हूं इस बात से। देखिए, आपके राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, आपको लग सकता है कि आज भी बहुत सारे विषय हैं, उस पर टिप्पणी कीजिए, पर राम मंदिर जो कि एक आस्था का विषय है, 500 वर्ष बाद हिंदुओं को अपनी वो जगह मिल रही है, वहां पर एक मंदिर स्थापित हो रहा है, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा करके रामलला विराजमान होंगे, जिसके लिए हिंदुओं ने लगातार उन्होंने एक आंदोलन किया, संघर्ष किया। तो उसमें जिस प्रकार की प्रतिक्रिया अजीज खान जी कर, और निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी के कहे बिना ये नहीं करेंगे, तो अखिलेश यादव जी के इशारे पर जो अजीज खान जी अब बोल रहे हैं, मुझे लगता है ये वही राजनीति है कि राम भक्तों पर हमने गोलियां चला दी।
हम सबसे बड़े वोट बैंक के जो है दुकानदार हैं। इस प्रकार की टिप्पणी मुझे लगता है वरुण पुरोहित से पूछिए। क्या वरुण पुरोहित जी इस बात को स्वीकार सकते हैं कि अगर राम मंदिर बन रहा है तो उसको राजनीति का विषय बनाकर कोई व्यक्ति समाजवादी पार्टी का बोलता है कि ये देखिए ये तो भावना को उड़ान चलाने के लिए यही सनातन समाप्ति की राजनीति। वरुण पुरोहित जी, आपको मोदी से दिक्कत है, वोट किलिंग मशीन अजीज खान साहब को राम मंदिर से दिक्कत है। अरे ये मुद्दे हैं, और अगर राम मंदिर बन रहा है तो इसमें राजनीति लानी जाएगी, और क्या इसी तरह के वाक्यों से आगे का जनता जवाब नहीं देगी? देखिए नाविका जी, मैं हर बार बोल रहा हूं, मैंने विधानसभा चुनाव के पहले भी बोला था, मैं बोल लूं अजीज भाई फिर आप भी ले लेना। सबसे बड़ी बात है, जब तक इंडिया अलायंस एक्टिव नहीं होगा, एक्शन मोड में नहीं आएगा, आप कितनी बातें करते रहो उससे कुछ नहीं होना जाना। एक्शन में आने की आवश्यकता है। लोकसभा प्रत्याशी आप सीट शेयरिंग कर लोगे, प्रत्याशी को टाइम भी नहीं दोगे। 90 दिन तो सारे बचे चुनाव डिक्लेयर होने के लिए। 90 दिन के आसपास चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा। 90 डेज में कैसे लोकसभा की 8 विधानसभा सीटें होती हैं, 20-22 लाख 25 लाख वोटर होता है, कैसे पहुंचेगा? आप पहले कैंडिडेट तो डिसाइड करो क्या होंगे सीट शेयरिंग के साथ साथ। फिर जाने की जरूरत है ग्राउंड पे जाने की। दिल्ली बैठ के या उस मीटिंगों से नहीं होगा। आपको मैंने किलिंग वरुण पुरोहित जी, आप राम मंदिर वाले वाक्य पे जवाब देने से क्यों कतरा रहे हैं? ये तो राम में पुरोहित है, बताइए, फिर भी नहीं बता पा रहे। नहीं, कोई कतराना। मैं तो पंडित आदमी को बीजेपी से डरता ना कांग्रेस से डरता। राम मंदिर एक बहुत बड़ा अहम फैक्टर बीजेपी के पक्ष में जा रहा है, ये इंडिया अलायंस को समझना चाहिए। अजीज खान साहब, इसलिए तो मैं कह रहा हूं वरुण पुरोहित जी आपको समझा रहे हैं जन की भावना, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर ये पोलराइजेशन हो रहा है और आप स्वामी प्रसाद मौर्य से ज्यादा इत्तेफाक रखते हैं बजाय इसके कि वरुण पुरोहित जी क्या कह रहे हैं? देखिए नाविका जी, मैंने पहले भी स्पष्ट किया, शहजाद पूनावाला उसको गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। इनकी आदत है। मैंने कहा धर्म आस्था का विषय होता है, बिल्कुल होना चाहिए। राम मंदिर बन रहा है, हम सब खुश हैं, समाजवादी पार्टी खुश है क्योंकि कोर्ट का निर्णय आया है। हम वो नहीं कहना चाह रहे, हम कहना ये चाह रहे हैं कि देश का विकास भी आवश्यक है, और बहुत आवश्यक है, क्योंकि मोदी जी ने गारंटी ली थी। उन्होंने कहा था कि मैं 10 साल में इस मुल्क में बहुत कुछ बदलाव लाऊंगा। क्या बदलाव है? आज हम जानना चाहते हैं। बेरोजगारी से लेके किसान की मुद्दों तक लेके तमाम बड़े बड़े मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे आज हैं, उन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रहा है। और रही बात इंडिया गठबंधन की, तो मैं एक बात बताऊं कि जो पुरोहित जी कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। हम लोगों को जमीन पर जाना है, और जमीन पर जाना होगा जल्दी से जल्दी। सारी सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो जाए, और तय होकर के जमीन पर जाकर के मोदी जी ने जो वायदा किया था, इनकी धज्जियां उड़ानी है, क्योंकि इन्होंने एक भी पूरा नहीं किया। जनता को जागरूक करना है, और मेरे ख्याल से ये आने वाले वक्त में जो भी इस समय बैठक होने जा रही, उस बैठक में सारी बातें तय हो जाएंगी। सारी बातें तय हो जाएंगी, केवल वो भी तय हो जाएगा। यदि ये मानते हैं कि धर्म जो है वो आस्था का विषय है, राजनीति का नहीं, तो बताइए रामचरितमानस को गाली देने वाले, अपमान करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य पर क्या कार्रवाई की? हिंदू धर्म धोखा है ये कहने वाले समाजवादी पार्टी के नेता पर क्या कार्रवाई हुई? बताइए आरजेडी के उन तमाम नेताओं पर क्या कार्रवाई हुई? उदयनिधि स्टैलिन से लेकर जी परमेश्वर, कांग्रेस के खड़गे जी के सुपुत्र प्रियांक खड़गे पर क्या कार्रवाई हुई? इसीलिए मैं कह रहा हूं वरुण पुरोहित जी तो चलिए कम से कम आपके शो पर आकर कुछ तो ईमानदारी की बात कर रहे हैं, परंतु अजीज खान जी आज भी वही वोट बैंक की राजनीति को अपनाए हुए जिसको कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अपनाया है। देखिए, ये शहजाद जी, ये आपकी तुच्छ मानसिकता का प्रतीक है। कैसे? मैं बताऊं कैसे? मैंने जो बात कही उसको फिर तोड़ मरोड़ कर आप पेश कर रहे हैं। एक बात समझिए, समाजवादी पार्टी सर्वधर्म समभाव की नीति रखती है। अच्छा। सभी धर्मों का सम्मान करती है, और हम खास तौर से हमारी पार्टी, हम सारे लोग सर्वधर्म संभाव को मानते किसी और धार्मिक किताब के बारे में बोल के बताइए, रामचरितमानस पे जो बोला है। मुल्क है जिसमें सभी धर्म एक गुलदस्ते की तरह है। सुनिए मेरी बात। नहीं, वो सारे गुलदस्ते हमने देख लिया, आपके गुलदस्ते क्या है? गुलदस्ते की जो की, अरे रामचरितमानस पर जो टिप्पणी, इससे पहले कि हम सिर्फ धर्म की बात करें, मैं पूछना चाहती हूं सबा नकवी से। सबा नकवी, सबसे पहले अगर इन चुनावों के नतीजों के बाद भी इंडिया गठबंधन धर्म की राजनीति पर और राम मंदिर के मुद्दे पर इस तरह से बात करेगी, तो क्या इनको
एडवांटेज मिलेगा या खामियाजा होगा? नंबर 1 सवाल। नंबर 2 सवाल, 2 बार एक कोशिश हुई इंडिया गठबंधन की मीटिंग करने की दिसंबर 3 के नतीजों के बाद, लेकिन वो हो नहीं पाई। अब 19 तारीख को मीटिंग होने वाली है। 19 तारीख को मीटिंग होती है और सीट शेयरिंग अगर जल्द उसके बाद नहीं होती तो क्या इंडिया अलायंस को गठबंधन का कोई फायदा मिलेगा? क्या जमीन तक ये अलायंस की बात पहुंचाने का समय मिलेगा? नविका, आपने बिल्कुल सही बात उठाई है और पुरोहित जी भी सही कह रहे थे कि समय कहाँ है। आप मीटिंग करिए, लेकिन 2-3 चीजें हो रही हैं। जब आप बंगाल पे आए थे तो बंगाल में लेफ्ट तो नहीं है इसमें। कांग्रेस को वो 2 सीट देने हैं, जहां तक मेरी खबर है। कांग्रेस को 2 सीट देंगे तृणमूल, और कहा जाता है कि कांग्रेस राजी हो गई है। अभी पंजाब की आप बात कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि आपकी लीडरशिप, नेशनल लीडरशिप बहुत चाह रही है पंजाब में भी हो जाए, लेकिन स्टेट यूनिट रेडी नहीं है। दिल्ली में भी ये सब चीजें हो रही हैं, लेकिन समय बहुत कम बाकी है। 19 को जो मीटिंग होगी, और सबसे बड़ा सवाल आपने जहां पे पूरा इंडिया, मैं मानती हूँ क्योंकि मैंने बंबई में भी काफी समय बिताया, कि अभी महाराष्ट्र का हम कुछ कह नहीं सकते। वहां कुछ पक रहा है, आधा पका हुआ है, हर जगह ऐसा है, बंगाल में भी। लेकिन जहां सबसे बड़ी कमजोर कड़ी है वो है उत्तर प्रदेश। वहां पर क्लैरिटी है ही नहीं, क्योंकि सपा अकेले बीजेपी को नहीं हरा पाएगी। उसने अच्छा प्रदर्शन करके भी असेंबली इलेक्शन में वो हार गई पार्टी। लड़े थे, लेकिन जिस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन जो भाजपा करती है, सीट बूथ मैनेजमेंट, क्योंकि हमने करीब से वो चुनाव देखा, सपा वो कर ही नहीं पाती। उन्होंने कैंडिडेट्स भी लास्ट मिनट दिए। अब जो उलझन में जो कांग्रेस के साथ आ गई, कांग्रेस का क्या वोट शेयर है यूपी में, लेकिन मानिए कि कुछ बने, कुछ केमिस्ट्री आए, कुछ नए मुद्दे आए, कुछ अलग लीडर आगे आए, कुछ हो अगर, तो सबसे बड़ा जो मुझे लगता है, गुजरात तो हम जानते हैं कि वो पूरा स्टेट भाजपा पे जाएगा। हर जगह हम इमेजिन कर सकते हैं कि आप 2-2 कहीं निकाल लें हिंदी बेल्ट में, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या होगा? बिहार में भी लड़ाई की गुंजाइश है, हर जगह है, बंगाल में हर जगह। यूपी में जाके हम लोग सब अटक जाते हैं जब हम लोग बिल्कुल यूपी की तरफ हम जा रहे हैं। यूपी और उत्तराखंड ही 2 राज्य हैं जो अभी बचे हुए हैं, इनकी गिनती भी हम देख लेते हैं। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी, अजीज खान साहब ने राम मंदिर के बारे में जो कहा कि अब राम राज्य है, क्या ये मुद्दा एक बार फिर कष्टदायी हो सकता है इंडिया गठबंधन के लिए? देखिए, 2 चीजें हैं नविका जी। एक तो ये कि जो विपक्ष के नेता बार बार जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, ये इनके लिए उल्टा तीर होने जा रहा है। दूसरा, जब ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का राजनीतिक उपयोग करने जा रही है, हर किसी को पता है कि देश में अगर किसी एक पार्टी की 4 राज्यों की सरकार चली गई तो वो भारतीय जनता पार्टी थी। 4 राज्यों की सरकार बर्खास्त हुई, उसके बावजूद वो राम से हटे नहीं, राम मंदिर से हटे नहीं। राम मंदिर को लेकर जो लड़ाई थी उन्होंने लड़ी और सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय आया। तो अच्छा होता कि ये पार्टियां साफ साफ कहती कि नहीं भाई, हम भी राम को मानते हैं, आस्था, लेकिन वो अभी भी नहीं मान रहे। दूसरा, जब वो जाति की बात कर रहे हैं, जब राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य शुरू भी नहीं हुआ था, तब भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल गौर, जो उत्तर प्रदेश के यादव हैं, उनको मुख्यमंत्री बना दिया था। जब ये आज के जितने नेता हैं, ये सब लोग राजनीति सीख रहे थे, तब कल्याण सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में मंडल कमंडल के दौर में वो नेता बना दिया था। तो मुझे लगता है कि ये दोनों मुद्दे भारतीय जनता पार्टी को प्लस करने जा रहा है, और कितना प्लस करेंगे इसकी कल्पना शायद अभी किसी को नहीं है, क्योंकि लोगों को साफ साफ लग रहा है जो बीजेपी ने किया, जिसकी वजह से बीजेपी ने कई बार उसके ऊपर कम्युनल होने का आरोप लगा, उसके ऊपर आरोप लगा कि देखिए राजनीति में हिंदू मुसलमान करते हैं, उसके बावजूद अगर वो टिकी है और ये बार बार कहा जाएगा तो उसी को लाभ होने वाला है। मैं अब स्क्रीन पर डालने जा रही हूं आखिरी के 2 राज्य। उत्तराखंड देखते हैं पहले। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं। हमारे ईटीजी सर्वे के मुताबिक इस वक्त एनडीए को 4 से 5 सीटें मिलती दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन 0 से 1, 55% का वोट शेयर एनडीए का, इंडिया गठबंधन का 36%, अन्य का 9%। तो ये उत्तराखंड के आंकड़े हैं। और उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा राज्य, 80 सीटें आती हैं उत्तर प्रदेश से।
उत्तर प्रदेश के आंकड़े अगर आप देखें तो 70 से 74 सीटें बीजेपी यानी एनडीए को आएंगी उत्तर प्रदेश से। इंडिया गठबंधन जो है ये 4 से 8, एनडीए 70 से 74 पर, इंडिया 4 से 8 पर, बीएसपी 0 से 1, अन्य 1 से 3। और एनडीए का अगर आप पार्टी वाइज भी देखना चाहें तो बीजेपी 69 से 73, 69 से 73, और समाजवादी पार्टी 4 से 6, कांग्रेस 0 से 2, बीएसपी 0 से 1, अन्य 1 से 3। और ये आंकड़े हैं वोट शेयर के। 49% बीजेपी, समाजवादी पार्टी 30%, कांग्रेस 8%, बीएसपी 8%, अन्य 5%। तो यानी सबको मिला भी दें तो भी बीजेपी कहीं आगे। अब इसके बीच में एक सवाल राम मंदिर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये जब आपने सर्वे किया तब मोहन यादव जी को शपथ दिला दी गई थी? नहीं। मुझे लगता है कि ये फैक्टर और राम मंदिर का तो हालांकि हम इसका राजनीतिकरण नहीं करते, परंतु अगर ये सारे फैक्टर्स को देख लेंगे, मैं आज की तारीख और आज की जो तिथि है 13 दिसंबर, मैं आपको लिख के जा रहा हूं, 75 से कम भाजपा को नहीं मिलेगी उत्तर प्रदेश में। 75 से कम तो हम 73 पे हैं। यहां भी शांति नहीं है बीजेपी को। नहीं, एक सीट के लिए हम 73 सीटें मैंने बताई तो भी कम लग रही है। वरुण पुरोहित, ये आपकी किलिंग मशीन, किलर इंस्टिंक्ट की बात बता रही हूं मैं। 73 सीटों पर उनको सेटिस्फैक्शन नहीं, कह रहे हैं नहीं 75 आएंगी। मैं पूरा आंकड़ा बता दूं, 319 से 339 सीटें एनडीए गठबंधन की, इंडिया अलायंस की 148 से 168, वाईएसआरसीपी 24 से 25, बीजेटी 13 से 15, बीआरएस 3 से 5, अन्य 12 से 16। ये इस वक्त आंकड़े नजर आ रहे हैं। सिर्फ बीजेपी के अगर आंकड़े आप देखें तो 308 से लेकर 328 तक का आंकड़ा नजर आ रहा है। तो लगभग अगर बीच का देखें तो 318 तक का, यानी कि एनडीए लगभग 319 से लेकर 339 सीटें जीतने वाली है, ऐसा आज मूड ऑफ द नेशन कह रहा है। जनता के जनगण का जो मन है वो आज यही कह रहा है कि ये प्रिडिक्शन है उनकी कि 2024 में अगर चुनाव हुए। वरुण पुरोहित जी, एक राउंड सबसे पूछूंगी, आप इन आंकड़ों पर क्या कहेंगे? किलर इंस्टिंक्ट, किलर मशीन, या राम का आशीर्वाद? मैंने आपको पहले भी कहा कि मोर और लेस यही आंकड़े आएंगे, आप वाले नहीं। जो अभी पार्लियामेंट जो आंकड़े इसी के लगभग आएंगे। अगर इंडिया अलायंस में किलिंग इंस्टिंक्ट नहीं जागी तो, अगर जाग गई तो ये आंकड़े सब फेल हो जाएंगे। आप 2024 में आप देखिएगा कि मोदी जी का मतलब दोबारा शपथ लेना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इंडिया अलायंस एक्शन मोड में तो आए, एक्शन मोड में नहीं आएगा तो मैंने कहा ना, जब गोलकीपर है ही नहीं किसी का तो दूसरी टीम गोल करे जाएगी, तो उसमें कोई मतलब ही नहीं रहता। अभी 19 को मीटिंग है, फटाफट काम करें, सड़क पे जाएं, गांव में जाएं, सब जगह जाएं, सबको जाना पड़ेगा। आपको याद होगा जब चौधरी देवीलाल जी ग्रीन ब्रिगेड बनाई थी, अजीत सिंह जी को मुख्य महासचिव बनाया था, और वो यूं आते थे, लालू यादव वगैरह गांव गांव जाते थे, तो इन्होंने जीते चुनाव। अब ये दिल्ली बैठे हुए मीटिंगें करेंगे, उससे कैसे चुनाव जीतेंगे? समय परिवर्तित हो चुका। एक बात और कहना चाहता हूं, आप राम मंदिर की बात कह रहे हैं, सुन नजर आते हैं हुजूर के डॉक्टर अजीज खान, नहीं, आप क्या कहते हैं? 2013 का अखबार तो ये सुर बदल रहे हैं 2013 का अखबार में दीवार पर जो सच्चाई लिखी हुई है कुछ लोगों को नजर आ रही है, और कुछ लोग ऐसा चश्मा लगाए बैठे हैं कि नहीं देखेंगे तो शायद होगा ही नहीं वहां पर लिखा हुआ। देखिए नाविका जी, जो आपने ये सर्वे दिखाया है, मैं पूरी तरह से इस सर्वे को खारिज कर रहा हूं। दूर दूर तक ये सर्वे नजर नहीं आएगा, टिकेगा नहीं। बस थोड़ा सा इंडिया गठबंधन जो है वो एक्टिव मोड में आ जाए, और मुझे लग रहा है कि जो अगला बैठक है उसके बाद बहुत बड़े स्तर पर एक्टिव मोड में इंडिया गठबंधन आ जाए तो रोका किसने? दावा करता हूं आपके शो में, रोका किसने इंडिया गठबंधन को? आपने ट्रेलर देखा था 5 राज्यों के चुनाव में, कोशिश होते होते तलवारें खींच गई थी। अब आने वाले समय में क्या इंडिया गठबंधन साथ जुड़ पाएगा, एक साथ चल पाएगा, सीट शेयर कर पाएगा जल्द से जल्द, ताकि जमीनी लेवल पर यह मैसेज जा सके?
नहीं, इंडिया गठबंधन एक साथ पार्लियामेंट में आपने देखा होगा नाविका जी, जिस दिन एक डिक्टेटर की तरह, जिस दिन एक बनाना कोट की तरह जिस दिन महुआ मोइत्रा को पार्लियामेंट से निकाला गया था, तो उस दिन आपने देखा था कि इंडिया गठबंधन सब एक साथ खड़े थे और उस दिन सारे नेता ने इंडिया गठबंधन को एक साथ आने की बात कही है और ये कही है कि 2024 में इसका जवाब दिया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि अभी जो रिजल्ट आए हैं 3-4 स्टेट में बीजेपी की जो जीत हुई है, वो इंडिया गठबंधन एक साथ नहीं थे। कांग्रेस ने अलग जाकर के चुनाव किया था कि वो स्टेट इलेक्शंस थे। गठबंधन में जब एक साथ आएंगे, जब सीट शेयरिंग होगी, जब मिल करके कैंपेनिंग किया जाएगा, खुद बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश, यही तो मुद्दा है सवा नकवी जी, जहां मोदी का फेस नहीं था, मोदी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले थे, वहां अगर मोदी की गारंटी इतनी हिट हुई है, तो ऑल इंडिया लेवल पर लोकसभा इलेक्शन में क्या इंडिया गठबंधन अब बनती भी है तो जमीन पर मैसेज भेज पाएगी, चुनाव के नतीजों का रुख बदल पाएगी? जी नविका, देखिए जरूर हर एडवांटेज हम कह सकते हैं भाजपा के पास है, लेकिन आप ये भी अगर कुछ चमत्कार होता है इंडिया की मीटिंग्स में, क्योंकि उनका हमेशा वोट शेयर अच्छा था, अगर हम अरिथमेटिकली देखें, और अगर महाराष्ट्र में सच में सीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्योंकि वहां बहुत सारे समस्या है कि दो पार्टी में तो ब्रेक्स हुए हैं, तो वो उनको कम सीटें देना चाहिए, कांग्रेस ये चाहता है, ये सब बातें हो रही हैं। अगर झटपट कुछ हो जाए तो फिर हम कह सकते हैं कि वो बेहतर, यानी कि दो चीजें आपने कही, झटपट हो जाए और चमत्कार हो जाए, तो यानी कि हर्षवर्धन त्रिपाठी जी नहीं झटपट और चमत्कार के बिना कुछ होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं नविका जी, संभव नहीं है। और ठीक है, चमत्कार हो जाए, लोकतंत्र है, आज हम बैठे हैं, कल कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसको हम सिल्वर लाइनिंग कहते हैं, किलर स्टिंग तो अपनी जगह है, वो तो नरेंद्र मोदी में हमेशा रहा है, हारते हुए चुनाव में भी चले जाते हैं, लेकिन इससे बढ़कर क्या है, अमित शाह 2019 के बाद से एक बात लगातार कह रहे हैं, हम 50% मतों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जितने राज्यों में हमने देखा जहां भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर रही है, वहां 46 से लेकर 60% तक जा रही है। अगर ये ट्रैक रिकॉर्ड वो मेंटेन कर पाती है तो यकीन मानिए 350 बीजेपी एनडीए चली जाए तो उसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, और तब कोई चमत्कार भी शायद काम नहीं आए, क्योंकि सब आप मिलके भी क्या करेंगे। आप तो आज के चुनावी सर्वे का, जनगण का मन यही बताता है कि बीजेपी खासी एडवांटेज पर है। और बड़े अगर मैं टेक अवेज बता दूं आपको, तो नरेंद्र मोदी पर देश का विश्वास अब कम नहीं बढ़ा है 10 सालों के बाद। बीजेपी को 2014-2019 से भी अधिक सीटें मिलने की उम्मीद है। इस सर्वे के मुताबिक राहुल गांधी के भारत जोड़ो और दक्षिण कार्ड के बावजूद कांग्रेस का प्रदर्शन सुधरता हुआ बहुत नजर नहीं आ रहा। तृणमूल कांग्रेस, बीजेटी, वाईएसआरसीपी, डीएमके जैसे क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में मजबूत हैं। इसीलिए तो सवाल यह है कि वो कांग्रेस को अपनी जमीन पर उगने देंगे, विपक्षियों को उगने देंगे, इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग कैसे होगी। विपक्ष के इंडिया गठबंधन का जमीनी असर नहीं है। अगर अरिथमेटिक मिलती भी है तो क्या केमिस्ट्री मिलेगी या नहीं, इस पर अभी सवालिया निशान है, क्योंकि समय है कम। गठबंधन पूरी तरह से इफेक्टिव होना अभी बाकी है। लेकिन मोदी का मैजिक ईटीजी सर्वे में भी चल रहा है और बाहर के देशों से फिच सर्वे में भी कहा जा रहा है कि मोदी ही बनेंगे अगले प्रधानमंत्री। अगर किसी को शक है तो इस देश में सिर्फ विपक्षी दलों को, लेकिन जनता क्या करेगी? ये जनता है जो बॉस है। लेकिन आज हमारे साथ इस ईटीजी सर्वे पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल पब्लिक का स्पेशल एडिशन आपके लिए, जरूर लिखकर हमें बताइएगा। और तमाम मेहमानों को भी मैं धन्यवाद करूंगी और इजाजत लूंगी आपसे। नमस्कार।